अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सर? अगर आप में से कोई बंदा कंफर्म कर दे कि उसको मेरी आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। थैंक यू सो मच। आज का जी हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ है, लेक्चर है जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पहला लेक्चर है, जिसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। पिछले 2-3 सालों से आपको स्कोर क्यों नहीं नज़र आ रहा इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है? क्या वजह है ऐसा कि जो है एस्पायरेंट स्कोर नहीं कर पा रहे। उसके साथ साथ हम इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम इसकी थ्योरीज़ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरेटिकल सेट है ये कैसे हमारी हेल्प करता है, इसका क्या मतलब है और कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है वो ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस का बाकी एकेडमिक डिसिप्लिन जो सोशल साइंसेस के हैं उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। फिर हमने जो अपनी 2021 की प्रिपरेशन है अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की करनी है, सो उसके लिए आपके लिए जो है कैसे हमारा ट्रैक होना चाहिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो वकास भाई ने मुझे कहा था और सर मियां शफीक साहब ने कहा था कि इसको सबसे पहले हमने जो है हैंडल करना है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि स्कोर क्यों नहीं है जी इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो स्कोर इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है 135 प्लस 140 प्लस जो है वो इसी 2 सालों में भी आता रहा है, जहाँ पर एस्पायरेंट्स जो हैं वो 100 क्रॉस करने के लिए भी कोशिश करते रहे, बड़ा मुश्किल होता रहा है। लेकिन वहाँ अगर हम देखें तो कुछ एस्पायरेंट्स जो हैं वो 140 के करीब स्कोर लेते रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अब सबसे पहली रीज़न जी, दुनिया में जब आप एकेडमिक डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, सोशल साइंसेस क्या हो गया, जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो जी आप उसको ऐसे तो कोई अफेयर्स तो है नहीं ऐसा कि रिसेंटली कोई इवेंट हो गया, उस इवेंट पे आपने कोई एनालिसिस दे दिए और कुछ उसका इम्पैक्ट्स बता दिया कि क्या इम्पैक्ट होना है, ठीक है, कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं, क्या वो स्टेट एक्टर्स थे, क्या वो सुपरा स्टेट एक्टर्स थे, ठीक है, तो आपने उसका एनालिसिस दे दिया। तो ये ऐसा एकेडमिक डिसिप्लिन में नहीं चलता। एकेडमिक डिसिप्लिन्स आपसे इन बातों के लिए आपसे थ्योरीज़ की डिमांड करता है कि आप अपनी बात को साबित कैसे करना चाह रहे हैं। अब थ्योरीज़ हमें नज़र आती हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट में 1920s से लेकर 1940s में कुछ, फिर 50s 60s में कुछ नज़र आती हैं। इवेंट हो रहा है 2019 में US चाइना ट्रेड वार, हम इसको करंट अफेयर में भी अटैम्प्ट करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अटैम्प्ट करना है। हमें सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि हम सोशल साइंसेस का एक एकेडमिक डिसिप्लिन जो है उसका एक पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ 3 सेट्स हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज़ का सेट है हमारे पास जो है, उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन 1950s में आती है, उसके बाद की कुछ थ्योरीज़ का सेट है। फिर हमें रिसेंटली जब कुछ इंडिविजुअल्स को प्लेस जगह मिली इंटरनेशनल रिलेशंस में, फिर उसके बाद एक और थ्योरीज़ का सेट है। लेकिन ये थ्योरीज़ आपस में भी एक दूसरे की राइवलरी शो करती हुई नज़र आती हैं। हमने इनके कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस का इस पेपर को अटैम्प्ट करना है। हम आज के पेपर में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं IR वर्सेस अदर सोशल साइंसेस। ये कहानी है क्या, इंटरनेशनल रिलेशंस का सोशल साइंसेस के साथ ताल्लुक़ क्या है।
अब सोशल साइंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सोशल साइंसेस को देखें तो सोशल साइंसेस जो है वो ह्यूमन सोसाइटीज़ की स्टडी करने की कोशिश करता है। सोशल साइंसेस ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करने की कोशिश करता है और जो कोर रखता है उसमें वो एक इंडिविजुअल है, और उस इंडिविजुअल को, उसका इंडिविजुअल का जो ताल्लुक़ है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि सोसाइटीज़ के साथ उसका क्या ताल्लुक़ होगा। अब ये काम 19वीं सदी में हमें नज़र आता है। एकेडमिक डिसिप्लिन की जो हिस्ट्री है वो हमें देखें तो अर्लियर 19th सेंचुरी में नज़र आती है। 13वीं सदी में सबसे पहले दुनिया में फैकल्टीज़ होती थी, थियोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गई। 19वीं सदी में हमें सोशल साइंसेस की भरमार नज़र आती है, एकेडमिक डिसिप्लिन्स नज़र आते हैं। अब हम सोशल साइंसेस का एक एकेडमिक डिसिप्लिन पकड़ें, कोई भी, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैनेजमेंट साइंसेज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। व्हाट आर दीज एकेडमिक डिसिप्लिन्स? ये सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि ये नॉलेज की सब डिवीजन्स हैं। हमने एक एकेडमिक डिसिप्लिन जो देखा है वो नॉलेज की सब डिवीजन है, ठीक है। इनके पास अपनी कुछ एक्सपर्टाइज़ हैं, इनके पास कुछ अपना थ्योरेटिकल सेट है, इनके पास कुछ इंक्वायरीज़ हैं जिनको ये आंसर करने की कोशिश करती हैं, ये कुछ चैलेंजेस फेस करती हैं। अब जितने भी एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं दो तरह के होते हैं। अगर हम देखें, एक एकेडमिक डिसिप्लिन हमारे पास होगा पॉजिटिविस्ट एकेडमिक डिसिप्लिन किस तरीके से होगा, ये आपको नेचुरल साइंसेस के साथ रिलेट करता हुआ नज़र आएगा। दूसरा जो हमारे पास एकेडमिक डिसिप्लिन होता है वो इंटरप्रिटेशन करते हुए नज़र आता है। इन दोनों का डिफरेंस देखें, एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। अब इस बात को मैं बिल्कुल आसान 3 एकेडमिक डिसिप्लिन्स आज हमने जी चूज़ किए हैं जिसके साथ हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस की पहली बेसिस, पहला एकेडमिक डिसिप्लिन है हमारे पास फ़िलासफ़ी। क्यों हमने ये चूज़ किया है? फ़िलासफ़ी में भी हमें थ्योरीज़, कुछ अप्रोचेज़ नज़र आती हैं। एंशिएंट ग्रीस में आइडियलिज़म पे काम होता हुआ नज़र आया, प्लेटो उस पर बात करता है, फिर एरिस्टोटल है, फिर सोक्रेटी है। रियलिज़म, आइडियलिज़म की कहानी हमें वहाँ नज़र आती है। दूसरा हमने एकेडमिक डिसिप्लिन चूज़ किया है पॉलिटिकल साइंस। उसमें भी हमें कुछ जो है इन्हीं दो बातों पे भी अप्रोचेज़ ओरिजिन स्टार्ट होता हुआ नज़र आया, जिसके बाद हमें सोशल कंट्रैक्ट थ्योरीज़ रियलिस्ट और आइडियलिस्ट बेसिस पे नज़र आई। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसको देखें तो ट्रेडिशनल थ्योरीज़ भी हमारे पास, आइडियलिज़म पहली थ्योरी नज़र आती है, दूसरी थ्योरी हमें इसकी रियलिज़म नज़र आती है। तो क्या हमने तीनों बातें एक जैसी लिखनी है, तीनों को एक तरह के समझने की कोशिश करनी है? नहीं, जब तक हम इन एकेडमिक डिसिप्लिन्स को नहीं समझते कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या, पॉलिटिकल साइंस क्या है और फ़िलासफ़ी क्या है, फिर हम उस एक सब डिवीजन ऑफ नॉलेज इंटरनेशनल रिलेशंस की हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब हम फ़िलासफ़ी देखें जी, छोटी सी एक बात करेंगे। फ़िलासफ़ी की 3 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। अगर जो जिस पे फ़िलासफ़ी ठहरी है, एकेडमिक डिसिप्लिन देखें तो वो भी एक साइंस है, एक स्पेसिफिक सब डिवीजन ऑफ नॉलेज है, लेकिन उसके अंदर नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज दोनों इनकम्पास हैं। थोड़ा सा उसका स्कोप वाइडन हो जाता है, लेकिन है तो वो भी साइंस, एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। 3 पिलर्स पे ठहरी है। पहला अगर हम उसका पिलर देखें तो हमें नज़र आएगा मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स 3 काम, व्हाट का क्वेश्चन पोज करते हुए नज़र आता है कि व्हाट इज़ रियलिटी। 2 डिफरेंट फिलोसफर्स आते हैं, उस व्हाट को आंसर करने की कोशिश करते हैं। एक कहता है आइडिया जो है वो भी रियलिटी है, प्लेटो बन गया आइडियलिज़म। वो कहता है 2 तरह के वर्ल्ड होते हैं, एक वर्ल्ड वो होता है जो हमारे ब्रेन में है, एक वर्ल्ड वो है जो एक सामने है, और एग्जिस्टेंस दोनों की है। दूसरे साहब कहते हैं कि आइडिया रियलिटी नहीं है, एनीथिंग विच हैज़ एग्जिस्टेंस, जो टेंजिबल है वो आपकी रियलिटी है। वो हमें रियलिज़म में अप्रोच नज़र आ जाती है, बट दैट इज़ मेटाफिज़िक्स कि व्हाट इज़ रियलिटी, ठीक है, व्हाट इज़ रियलिटी, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी उसकी जो ब्रांच है वो एपिस्टीमोलॉजी है, दैट इज़ बेसिकली कि व्हाट इज़ नॉलेज। एपिस्टीमोलॉजी एक ऐसा मेथडोलॉजी है जो नॉलेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि नॉलेज है क्या, तो उसके बाद कि क्या हम उस नॉलेज को अचीव कर सकते हैं, फिर उसके बाद
ये कि नॉलेज जो है वो किस हद तक अचीव किया जा सकता है। प्लेटो इसको जो है अपनी द रिपब्लिक में डिस्कस करता है, सर्च फॉर ट्रूथ, सर्च फॉर जस्टिस। और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी जो है, अगर हम फ़िलासफ़ी में देखें तो हमें जस्टिस की कहानियों में नज़र आती है। आइडियलिज़म इसके साथ ही बात करता है। लेकिन इन फ़िलासफ़ी, अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस येट, लेकिन कुछ बातें आपको लग रही होंगी कि शायद ये IR की हैं, तो हम थोड़ा सा ताल्लुक़ बनाएंगे, इनका रिलेशन बनाएंगे, फिर हम यहाँ से एकेडमिक डिसिप्लिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तीसरी हमें जो ब्रांच नज़र आई वो है एक्सियोलॉजी, के वैल्यूज़ पे बात करती हुई नज़र आती है, एथिक्स मोरालिटी पे बात करती हुई नज़र आती है, और वैल्यूज़ की रियलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ठीक है कि भाई वैल्यूज़ क्या है। अब अगर हम आइडियलिज़म के पास जाएंगे तो वो तो एथिक्स एंड मोरालिटी को वैल्यू करेगा, क्योंकि जस्टिस की बात कर रहा है इससे ऊपर वाली ब्रांच में। नॉलेज तक जाता है तो ऊपर वाली, उससे पहले जाएंगे अगर हम मेटाफिज़िक्स में, तो वो तो कहता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, केव्स एंड शैडोज़ में हमें जो है प्लेटो इस पे बात करते हुए नज़र आता है। अब रियलिज़म पे जाएं, वो कहता है कि जो एग्जिस्ट करता है वो आपकी रियलिटी, वो वैल्यू है, वैल्यू उसकी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट अगर तो एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल जो चीज़ रियलिटीज़ को एग्जिस्ट करते हुए नज़र आता है, वैल्यू उसकी है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस पे। ये उसके पास फ़िलासफ़ी के कहानी देखें, पॉलिटिकल साइंस एक क्लासिकल एकेडमिक डिसिप्लिन है, लेकिन इसकी दो फेजेज़ हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के एकेडमिक डिसिप्लिन की दो फेजेज़ हैं, और हमारा एस्पायरेंट पहले फ़ेज़ में स्टक हो जाता है। उसको समझता है कि शायद पहले फ़ेज़ में मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन एग्जामिनर ने पहले फ़ेज़ से सवाल ही दो पूछने आपसे पेपर 1 में, उसके बाद वो सब फेजेज़ को इनकम्पास करता है, हम स्टक हो जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक क्लासिकल एकेडमिक डिसिप्लिन है जी, जो अब बात की पॉलिटिकल फिनोमिना की बात करेगा। पॉलिटिकल फिनोमिना में गवर्नमेंट्स भी आएंगी, इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, इंडिविजुअल का ताल्लुक भी होगा। ठीक है, स्टेट के एक्शंस भी बात होगी, स्टेट के बिहेवियर्स पे भी बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस 1950s के बाद एक अच्छा खासा टर्न लेता है। कब? जब 1950s में सब सोशल साइंसेज ने बिहेवियरल रेवोल्यूशन को फेस किया। 1950s में हमें बिहेवियरल रेवोल्यूशन होती हुई नज़र आती है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और सब सोशल साइंसेज अपनी एकेडमिक डिसिप्लिन की स्कोप को इंक्रीज़ करते हुए नज़र आते हैं, डिफरेंट एक्टर्स को इंक्लूड करते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस ने किया। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें जी, इंटरनेशनल रिलेशंस एकेडमिक डिसिप्लिन 1920s में हमें बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 1। लेकिन हम एकेडमिक डिसिप्लिन की अगर बात करें तो इसके पास है क्या? बेसिकली ये बात किस चीज़ की करता है? रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल को मैं ब्रैकेट में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टेट्स भी हैं। ठीक है, अब क्या स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस 1920 से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे? पहला सवाल हम करें, करते थे भाई। ठीक है, एरिस्टोटल ने जिस दिन ये कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उस दिन के बाद जिस दिन से सोसाइटीज़ डेवलप करना शुरू हो गई, इंडिविजुअल की ब्रैकेट में स्टेट की जगह सोसाइटीज़ ने ली थी। फिर डॉक्ट्राइन्स बन गए तो इंडिविजुअल डॉक्ट्राइन हो गया। फिर जब हम आगे चले, सिविलाइजेशंस थी, तो हमारे पास सिविलाइजेशन वो इंडिविजुअल ले गई। 1648 से पहले जब कहानी हमें नज़र आती है, दुनिया में टेरिटोरियल स्टेट्स बनती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, जो हमारे पास 1612 से लेकर 1648 तक 30 ईयर वार के बाद कुछ सीरीज़ ऑफ पीस ट्रीटीज़ नज़र आती हैं, जिसको एंड में हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। वहाँ पर हमें पहली दफ़ा नेशन स्टेट सिस्टम नज़र आता है। ठीक है, अब क्या था जी? अब हम थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट के लिए कुछ सोचने की कोशिश करते हैं कि फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, इन तीनों के पास जब ये एकेडमिक डिसिप्लिन 19th सेंचुरी में बनते हुए नज़र आए,
क्या ये पास्ट की किसी बातों को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या मेटाफिज़िक्स रियलिटी के लिए पास्ट में नहीं जाएगी? क्या एपिस्टीमोलॉजी व्हाट इज़ नॉलेज को पास्ट से नहीं ढूंढ के आएगी? क्या फ़िलासफ़ी पॉलिटिकल फिनोमिना के लिए पास्ट में नहीं जाएगी? क्या इंटरनेशनल रिलेशंस अपनी थ्योरीज़ के लिए या इन रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए पास्ट में नहीं जाएंगी? तो यस, जाएंगी। फैकल्टीज़ तो थी तब, ठीक है, तब ट्रेडिशंस तो एग्जिस्ट करती थी। तब हमें इन तीनों में सबसे पहली जो चीज़ नज़र आई वो ट्रेडिशनल थ्योरीज़, ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़, ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी। ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ट्रेडिशनल का मतलब वो कि जिन पे बेसिस हमारी बुनियाद स्टार्ट हुई है। फ़िलासफ़ी की भी कि जिसने सबसे पहला क्वेश्चन किया आपसे कि व्हाट इज़ रियलिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस की भी जिसने सबसे पहला क्वेश्चन किया आपसे, ठीक है, कि भाई रियलिटी हम आपको एक्सप्लेन करके रिलेशंस में बताते हैं और स्टेट्स अपने रिलेशंस बेहतर कर सकें। पॉलिटिकल साइंस भी इस पे बात करती हुई नज़र आती है। अब तीनों एकेडमिक डिसिप्लिन्स में क्या एक चीज़ कॉमन नज़र आई यहाँ तक, इस डिबेट तक? इंडिविजुअल पॉलिटिकल साइंस में भी है, इंडिविजुअल इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है, इंडिविजुअल फ़िलासफ़ी में भी है, लेकिन इंटरप्रेट करने वालों ने इस इंडिविजुअल को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सोशल साइंसेस की सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी है कि ये सब डिवीजन ऑफ नॉलेज है, अपनी एक्सपर्टाइज रखता है, कुछ चैलेंजेस को आंसर करने की कोशिश करता है, कुछ इंक्वायरीज़ को आंसर करने की कोशिश करता है और एक थ्योरेटिकल डोमेन देता है। क्लियर हो गया? पहला सवाल तो ये है जी, ठीक है, जब हम फ़िलासफ़ी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस की फ़िलासफ़िकल डोमेन की बात कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि इसकी डोमेन के पास हमें क्या तीन चीज़ें नज़र आएंगी। तो हमें पहले ट्रेडिशनल अप्रोच नज़र आएगी। दूसरी डोमेन क्या देखेंगे जी? दूसरी डोमेन इन तीनों के पास है, ऑलमोस्ट किसी ना किसी तरीके से सेम तरीके से बयान करते हैं। यूनिवर्सल डोमेन हमें नज़र आती है जो हर दौर में, अब वैल्यूज़ कुछ ऐसी भी हैं जो हर दौर में एग्जिस्ट करती हैं और हर दौर में कॉमन है। फ़िलासफ़ी बात करता है जस्टिस, अगर आइडियलिज़म वालों के पास जाएँ वो कहेगा, ठीक है, कि आइडियलिज़म वालों के पास अगर जाएं फ़िलासफ़ी में तो वो कहेगा जस्टिस की जो वैल्यू है, सर्च फॉर ट्रूथ है, सर्च फॉर नॉलेज है, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। पॉलिटिकल साइंस के पास जाएंगे तो यूनिवर्सल एक हमें ट्रेडिशन उसकी भी नज़र आती है। पॉलिटिकल फिनोमेना में एग्जिस्टेंस ऑफ सिटी स्टेट्स के बाद से लेकर अब तक स्टेट्स जो है यूनिवर्सल रिकग्निशन रखती हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस के पास भी जाएंगे तो इसके पास आइडियलिज़म वालों के लिए कुछ और यूनिवर्सल ट्रेडिशंस हैं, रियलिज़म वालों के लिए कुछ और जो यूनिवर्सल ट्रेडिशंस हैं। ठीक हो गया? पहला तो हमने ये देखना था, एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने की कोशिश करें तो आज के लेक्चर में कुछ जो बेहतर चीज़ मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, खुद पढ़ना भी और इस पे जब फोकस करना शुरू किया तो आई थिंक कि दो बातों को समझाना बड़ा ज़रूरी है, दो बातों को समझना बड़ा ज़रूरी है इंडिपेंडेंटली। एक द वर्ड नेचर है और दूसरा वर्ड पावर है। पावर चाहे वो टेंजिबल मीन का है चाहे वो इनटेंजिबल मीन का है, पावर चाहे आइडिया में है, पावर चाहे मिलिट्री में है, दोनों को समझना ज़रूरी है। इस पावर की डेफिनेशन, उसके डोमेन को समझना ज़रूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस शुरू में तीन, अब तक भी बेसिकली तीन ही काम जो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ओरिजिन होती है तो ये वार की ओरिजिन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ पीस मेंटेन करने की भी बात करता है। वार की ओरिजिन की बात करता है, पावर के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल रिलेशंस। और साथ में अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो नेचर जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। नेचर चाहे वो जियोपॉलिटिक्स में थी चाहे वो लैंड में थी। हमें मैकियावेली अपनी किताब प्रिंस में जो है रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने की बात करते हैं। थॉमस होब्स इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट को लस्टिव कह के उन्हीं रिसोर्सेज की बात करते हैं नेचर के साथ सबसे पहले।
फिर नेचर, ह्यूमन नेचर तक आई, फिर जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स तक की नेचर पहुंच गई। अब 21st सेंचुरी के चैलेंजेस देखें तो नेचर कुछ और तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में पावर और नेचर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। खाली पावर नहीं है, हमें बहुत सारी जगहों पे समझता है, हमें दिखाया गया, पढ़ाया गया, या हमें नज़र आती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हमने इसकी ओरिजिन जो है वो वार से है, ठीक है, तो पावर की बात समझाई गई, ठीक है, पैराडाइम्स में हमें कहीं ना कहीं नज़र आई रियलिज्म में। लेकिन पावर इन दो कंसेप्ट्स हमें नज़र आती है, ठीक है। पावर आइडियाज़ में भी है, जो बाद में आके जोसेफ एंड नाई ने 70s 80s में शार्प पावर भी कहा, टेक्नोलॉजिकल पावर, आइडियाज़। पावर सॉफ्ट भी है, इकोनॉमिक पावर भी यूज़ करती हुई नज़र आई। लिबरलिज्म इसके अलग बात नहीं करती, वो कहती है कि इकोनॉमिक पावर नज़र आई कि ज़्यादा अफादियत रखती है मिलिट्री पावर से, ठीक है। अब पावर हमें रियलिज्म वालों के पास भी नज़र आई कि सारी कहानी ही पावर की है। तो अब हम इन दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद मूव करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरेटिकल डोमेन्स के पास। वर्ड रियलिज्म में रियल को समझना ज़रूरी है। इज़म ठीक है, हमें पॉजिटिविज़म्स के साथ जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव बात करती हुई नज़र आती हैं, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज के साथ लिंक करती हुई नज़र आती हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ हैं। लेकिन रियल क्या है? रियल जो एग्जिस्ट करता है, रियलिज्म। आइडियल क्या है आइडियलिज्म के साथ? कि जो रियलिटी, आइडियाज़ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। रियलिटी ठीक है आपकी, अगर स्टेट ऑफ नेचर जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पहली दो थ्योरीज़ में हमें बड़ा नज़र आया, जो एक इडियम है जिसका मतलब है आई थिंक नेकेड, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस वालों में, रियलिज्म वालों ने यूज़ किया अपने तरीके से। थॉमस होब्स उसको लेविथान में किसी और तरीके से यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, स्टेट ऑफ नेचर के साथ। पॉलिटिकल साइंस में भी इसी स्टेट ऑफ नेचर को यूज़ करते हुए हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज नज़र आएँ। पहली इंटरनेशनल रिलेशंस की जो कहानी है वो समझने के लिए हमें तीन इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखने हैं जो 1920 से बहुत पहले हुए हैं। पहला इवेंट है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। क्यों है हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? एक पीस ट्रीटीज़ हैं जिस पे अच्छे खासे जूरिस्ट बैठ के काम करते हुए नज़र आते हैं। इस पीस ट्रीटी के 4 जो एजेंडाज हैं उस पर बात करते हुए नज़र आते हैं। ये सबसे पहले दुनिया को टेरिटोरियल स्टेट्स का कंसेप्ट देती है। ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, हमने कहा इंटरनेशनल रिलेशन ओरिजिन ऑफ वार और मेंटेनेंस ऑफ पीस की बात करती है, तो वेस्टफेलिया में ये काम हो रहा है। टेरिटोरियल स्टेट्स की बात करते हैं, फिर साथ में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात करते थे। तो पीस मेंटेन करने के लिए आपको ये काम करना होगा, ठीक है। दूसरी वो काम बात करते हैं कंट्रोल ऑन द इंस्टीट्यूशंस। ये एक रियासत का हक है। जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं, जो नेशन स्टेट्स, सॉवरन स्टेट्स होती हैं, उनका ये राइट है कि अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो खुद कंट्रोल कर सकें। ठीक हो गया। ये भी आप उस सॉवरेनिटी को किसी तरीके से अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे बाय इन्फ्लुएंसिंग अदर स्टेट्स, ठीक है, जो उसकी सॉवरेनिटी को अफेक्ट करेगी, तैन पीस को थ्रेट होगा। आज तक भी हम यही समझते आ रहे हैं, लेकिन ये तो 1648 में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, ये बात हमें समझाती हुई नज़र आती है। दूसरी फिर पीस ट्रीटीज़ की एक सीरीज़ है, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, UTRECHT। ये क्या करते हुए नज़र आती है? हमें दुनिया को एक तरीका बताती है हाउ टू मेंटेन अ पीस, बिहेवियर्स कैसे रेगुलेट करें। टेरिटोरियल स्टेट्स बना ली, उन पीस को अचीव करना है, बिहेवियर्स कैसे रेगुलेट करें? अगर तो स्टेट ऑफ नेचर दैट इज़ नेकेड, रियलिज्म पावर के फिनोमिना को यूज़ करते हुए रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा, जैसे रियलिज्म कहती है, तो हम किस तरीके से कैसे बिहेवियर्स रेगुलेट करें? तो ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट में हमें थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन नज़र आई। फिर तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है वो कांग्रेस ऑफ वियना, 1815 जून या जुलाई 14 से शुरू होता है और 15 तक ये एक सीरीज़ जाती है, और या जून या जुलाई में कंक्लूड होता है कांग्रेस ऑफ वियना। ये इंटरनेशनल रिलेशन या पूरी दुनिया को 3 काम बताती है।
फ्रांस के गिर्द उस टाइम उन्होंने कैसे उसको कंटेन करने के लिए, उसके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए पावरफुल स्टेट्स रखी। दूसरा, दुनिया को बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, जो यूरोपियन बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट था, वो इंट्रोड्यूस करके दिया कि सिस्टम जो है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, वो किस तरीके से बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर हम 19 सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने जो स्टैंडर्ड्स दिए थे पीस, जो ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट ने जो स्टैंडर्ड्स दिए थे, जो कांग्रेस ऑफ वियना ने जो स्टैंडर्ड्स दिए थे, उन सब की एक्सप्लॉयटेशन नज़र आई। ठीक है, बिफोर वर्ल्ड वार वन, जो वर्ल्ड वार वन करा देती है, उसके बाद हमें पहले वुडरो नज़र आते हैं 14 पॉइंट्स के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, 28th प्रेसिडेंट। वो हमें आइडियलिज़म की एक अप्रोच के साथ नज़र आते हैं। लेकिन हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आइडियलिज़म पढ़ा है, तो हम इसके प्रोपोनेंट वुडरो विल्सन से स्टार्ट नहीं करते। तो इंटरनेशनल रिलेशन जैसे हमने शुरू के बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि इसके पास 3 अप्रोचेज़ हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, यूनिवर्सल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इसके पास आती है, वहाँ पर हमें प्लेटो की कहानी से स्टार्ट हुआ, जिसने जो सबसे पहले आइडियल थे, ठीक है, उधर से हमें थोड़ी सी हेल्प मिल गई। फिर हम आए इमैनुअल कैंट के पास। इमैनुअल कैंट ने ऐसे ऑन परपेचुअल पीस में हमें इंटीग्रेशन थ्योरी दे दी कि आप कैसे इंटीग्रेट होंगे और जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरीके से पीस कराएगी, ठीक है। और उसके बाद जो इमैनुअल कैंट ने कहा कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी आपको लिख के दे दी कि डेमोक्रेसीज डू नॉट गो इनटू द वार, वो उसकी जगह पर ट्रेड करती है। अब क्या हम पावर से दूर हो गए? नो, पावर को कंटेक्चुअलाइज आइडियल सेंस में करके दिया गया आपको। क्या हम नेचर वर्ड से दूर हो गए आइडियलिज्म में? नो, नेचर की रियलिटी को नॉलेज और जस्टिस तक रखा गया। और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस जब एक सोशल साइंसेस का एकेडमिक डिसिप्लिन है, खुद सब डिवीजन है नॉलेज की, इसकी अपनी एक्सपर्टाइज हैं, अपने सोशल साइंटिस्ट हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो क्या कहते हैं जी, मैन, वो उसकी जो इंस्टिंक्ट है इंडिविजुअल की जो इंस्टिंक्ट है वो लस्टिव नहीं है, वो कोऑपरेटिव है। क्यों? देयर आर 2 वर्ल्ड्स, वन इज़ रियल, जो केव्स एंड शैडोज़ में प्लेटो ने भी कहा था कि जो रियल वर्ल्ड है अगर वो नेकेड है, अनार्क स्टेट ऑफ नेचर में है, तो जो आइडियल वर्ल्ड है वो उसको ओवरकम करने की सलाहियत रखता है। आइडियलिज्म वालों ने नेचर की एग्जिस्टेंस समझी कि यस इट इज़ नेकेड, लेकिन इसकी जगह पर जो आइडियल नेचर है वो ओवरकम हो सकती है, वो आ सकती है। वार, हमने कहा इंटरनेशनल रिलेशन बात करता है ओरिजिन ऑफ वार। आइडियलिज्म वालों ने कहा इन बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि कैसे वार को अवॉइड किया जा सकता है। डजंट मीन कि उन्होंने कहा वार नहीं होगी, वार को अवॉइड करने के तरीके बता देते हैं। पावर भी इग्नोर नहीं की। इंपॉर्टेंट फिनोमिना इसी में भी है। नेचर जियोपॉलिटिक्स में 17वीं सेंचुरी में इसी में रिसोर्सेज थे, हमें मैकियावेली बात करते हुए नज़र आए, थॉमस होब्स इसी पे बात करते हुए नज़र आए। और क्लासिकल कंसेप्ट में चले जाएं बिल्कुल तो थ्यूसिडाइडस हमें नज़र आते हैं, पावरफुल विल डू व्हाट दे कैन, वीक विल एक्सेप्ट व्हाट दे आउट टू। कहानी इंटरनेशनल रिलेशंस की यहाँ से स्टार्ट हुई रियलिज्म वालों की। पावरफुल विल डू व्हाट दे कैन, वीक विल एक्सेप्ट व्हाट दे आउट टू। प्रिंस ने कहा इसी प्लेन में आपके पास कैपेसिटी है मैनवरिंग की, वार करने की, इसी प्लेन में जो आपकी प्लेस है, जो आपकी लोकेशन है, इसी में रिसोर्सेज हैं। सारी कहानियाँ इसी की, टेरिटरीज़ की रिसोर्सेज नहीं हैं आपकी, टेरिटरीज़ की रिसोर्सेज की चेंजेस हो चुकी हैं जब इंटरनेशनल रिलेशन साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद कुछ एक्टर्स को इन्वॉल्व करता है। अगर पास्ट में टेरिटरी का कन्फ्लिक्ट देखा जाता था तो पावर का ही कन्फ्लिक्ट हो रहा होता था, रिसोर्सेज का ही कन्फ्लिक्ट था। आइडियलिज्म अब कहेगा कि जी इंडिविजुअल जो है वो लस्टिव नहीं है, इंस्टेड वो कोऑपरेटिव है। 1920 में ये बात हो रही, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए हमें प्लेटो, कैंट, रूसो नज़र आते हैं।
रूसो ने क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन के फादर क्या कहते हुए नज़र आते हैं, लिबर्टी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन नज़र आया, क्यों? सर्च फॉर नॉलेज दैट इज़ आल्सो पावर। और इंडिविजुअल पावर जो है वो बिहेवियर्स को रेगुलेट कर, अपनी स्टेट, अपनी गवर्नमेंट की बिहेवियर्स को रेगुलेट करने की सलाहियत रखती है। ठीक हो गया। इट मीन्स के आइडियलिज्म ने नहीं कहा कि भाई वार पे हमने स्टडी नहीं करनी, हमने वार पे बात ही नहीं करनी, हमने स्टेट ऑफ नेचर को समझना ही नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट थ्योरीज या आइडियलिस्ट जो साइंटिस्ट हैं वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद वार को अवॉइड करने की बात करते हैं। किस तरीके से हमें ट्रेडिशंस में नज़र आती हैं, कैंट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए नज़र आते हैं अपने ऐसे परपिचुअल पीस में जो हमने अभी डिस्कस की है। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में कहते हुए नज़र आता है डेमोक्रेसीज डू नॉट गो इनटू द वार। अब वर्ड डेमोक्रेसीज, इसको सोशल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद इंटरप्रेटिविस्ट मॉड्यूल में आता है तो क्वांटिटी प्लस क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हुए डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बड़ी स्टेट्स इस पे बात करती हुई नज़र आती हैं कि ये इम्पोर्टेंट है वार को समझने के लिए, वार को अवॉइड करने के लिए। इस पे बड़े रिसर्च हुए इंटरनेशनल रिलेशंस। अब रियलिज्म के पास आते हैं। रियलिज्म फिलॉसफी में भी यही बात करता है कि एग्जिस्टेंस, जो जिसकी एग्जिस्टेंस है दैट इज़ रियलिटी। पॉलिटिकल साइंस में भी यही बात करती हुई नज़र आती है, ठीक है, कि वैल्यूज़ उन्हीं की हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इंस्टीट्यूशंस में भी, गवर्नमेंट्स में भी, इंडिविजुअल्स के लिए भी, पॉलिटिकल फिनोमेना भी, और स्टेट्स के बिहेवियर को भी तब एक्सप्लेन करते हुए वो उन वैल्यूज़ की बात करते हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब रियलिज्म आती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ क्रिटिकल थ्योरी। जब वर्ल्ड वार 2 हमें इमर्ज होती हुई नज़र आती है, जब ऑर्गेनाइजेशन एज अ इंडिविजुअल, स्टेट्स दूसरे इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं कर सकी, जब लॉ, ठीक है, एज एन एंटिटी दूसरे बिहेवियर्स, दूसरी स्टेट्स यानी कि स्टेट्स के बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं कर सकी और वार हो गई, जिस पे आइडियलिज्म की सारी प्रोपोजिशन ठहरी थी कि वार अवॉइड की जा सकती है, ह्यूमन नेचर लस्टिव नहीं है, कोऑपरेटिव है, तो रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकल थ्योरी पे इमर्ज होती हुई नज़र आई। जब हम क्रिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो इसने कोई प्रोपोजिशन तो देनी है। थ्योरी इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़, इसके पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ तो होंगे, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच के पास जाती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल अप्रोच 2020 में नहीं है। अगर आज आपने रियलिज्म पे बात करनी है तो ट्रेडिशनल अप्रोच बड़ी ज़रूरी है। ट्रेडिशनल थ्योरीज़ जब हम इन दोनों को सम अप करते हैं अभी, तो इनकी वन लाइनर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये काम क्या करती हैं, बोथ IR में लिबरलिज्म एंड आइडियलिज्म। ट्रेडिशनल अप्रोच के पास जाएंगे, थ्यूसडाइडस के पास जाएंगे, पावर ढूंढ के आएंगे। प्रिंस के पास जाएंगी, मैकियावेली, ठीक है, तो 12 साल की कहानी पे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करने की स्ट्रगल ढूंढ के आएंगे, पावर। जियोपॉलिटिक्स पे एक्सप्लेन करेंगे 17th सेंचुरी को, 16th सेंचुरी की स्ट्रगल को, तो मिलिट्री स्ट्रगल नज़र आई, स्टेटिज़म की स्ट्रगल नज़र आई, पावर का फिनोमेना फिर ढूंढाएंगे। थॉमस होब के पास जाते हैं, स्टेट ऑफ नेचर, वो वजह के पास जाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करनी है ओरिजिन ऑफ वार इंटरनेशनल रिलेशंस ने। सो थ्योरीज उस रीजनिंग, अब फिलॉसफी के पास भी रीजनिंग मेथड है, ऑन्टोलॉजिकल मेथड है, डिडक्टिव या इंडक्टिव। इंटरनेशनल रिलेशंस भी एपिस्टेमोलॉजी के पास जाती है, एक्सियोलॉजी के पास जाती है कि भाई हमने भी इंड्यूस करना है, डिड्यूस करना है। लेकिन जब क्लासिकल अप्रोच में आती है तब ये बात नहीं हो रही होती। क्लासिकल के पास, हमारे पास ये मेथड नहीं है। वो हमने 1950s के बाद देखा कि इंटरनेशनल रिलेशंस कि आप दोबारा आपको एपिस्टेमोलॉजी फिलोसफिकल ब्रांच के पास जाती है और फिलॉसफी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को री इंटरप्रेट करती है। पहले फिलॉसफी ऑफ जो इंटरनेशनल रिलेशंस थी 1950 से पहले आपके पास मेटाफिजिक्स तक रही, व्हाट इज़ रियलिटी। 1950s के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, एपिस्टेमोलॉजी जो फिलॉसफी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है वो मेटाफिजिक्स प्लस एपिस्टेमोलॉजी के पास गई
कि भाई अब इंटोलॉजी भी हमें आना है, एंटोलॉजिकल मेथड्स भी यूज़ करने हैं, डिड्यूस भी करना है और इंड्यूस भी करना है रिजल्ट्स को। देन हमें पोस्ट पॉजिटिविस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट कहानियाँ भी नज़र आती हुई आई और कुछ और एक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए। खैर, रियलिज़म ट्रेडिशनल राइटर्स के पास जाती है जी, ठीक है, जो रियलिस्ट थे। हम रियलिस्ट का मतलब जो आपको रियलिटी बता रहे हैं। थॉमस होब्स स्टेट ऑफ नेचर, लेविथान का क्रक्स अगर हम देखें, ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर इज़ अ रीजन, ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज द सिचुएशन, दैट इज़ रियलिटी। और पावर की कहानी है। प्रिंस के पास जाएं तो प्रिंस इज़ दैट पावरफुल लीडर, ठीक है, जो आपके रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करने की सलाहियत रखता है। प्लेटो के पास जाएं तो प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है, ही इज़ आल्सो अ पावरफुल लीडर, बट आइडियल पावरफुल लीडर जो रैशनैलिटी भी रखता है, जो पावर भी रखता है, बट रैशनैलिटी पहले यूज़ करता है टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। जो आपकी द रिपब्लिक है उसमें भी फिलोसोफर किंग है। प्लेटो का फिलोसोफर किंग रैशनैलिटी पहले यूज़ करता है, इज़ अ रैशनल ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ पावरफुल, ठीक है, तो रैशनैलिटी वो पहले यूज़ करने की कोशिश होती है। अच्छा जी, रियलिज़म फिर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें एक ऐसा पैराडाइम नज़र आया जो 2P पे ठहरा है, पावर एंड पोजीशन। पहली स्ट्रगल पावर की, दूसरी पोजीशन की, जिसको आपने जब पढ़ा होगा या पढ़ना है तो स्टेटिज़म की कहानियों में देखा होगा। पोजीशन आपके पास मिलिट्री पावर के थ्रू भी है, इकोनॉमिक पावर के थ्रू भी है, ठीक है, पॉलिटिकल पावर के थ्रू भी है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप इंटरनेशनल सिस्टम पे डिसीजन मेकिंग की पावर की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, जब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करके कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ में लगाने की कोशिश करेंगे या सिचुएशन में, तब हम ऑर्गेनाइजेशन में इसको किसी और तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, रिलेशंस के दौरान किसी और तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, कन्फ्लिक्ट्स के दरमियान बेहतर है किसी और तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। बेसिस नहीं चेंज करते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने का, व्यू देखने का तरीका चेंज हो जाता है। अच्छा जी, रियलिज़म इंटरनेशनल रिलेशंस में एक ऐसा पैराडाइम है जो क्लासिकल कंसेप्ट में भी पावर और पोजीशन पे रहा, चाहे वो सिविलाइजेशंस थी, चाहे वो डॉक्ट्राइन्स थी, चाहे वो एथेंस थे, चाहे वो स्पार्टास थे, चाहे वो कैथोलिक्स थे, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स थे, पावर एंड पोजीशन। फिर देखते हैं ये 3S पे भी बेस है, सर्वाइवल। अब ये कंसेप्ट देखें तो दैट इज़ आल्सो ट्रेडिशनल कंसेप्ट। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें ये नज़र आई, लेकिन ये तो डार्विनिज्म ने भी इसी पे बात लिखी है, डार्विन ने, नेचर। बट व्हाट इज़ दिस सर्वाइवल, क्या है, रियलिटी है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हमने पहला फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में इनकी बेसिस देखी हैं, तो हमें फिलॉसफी ऑफ IR के थ्रू ये समझ आती है कि सर्वाइवल इज आल्सो रियलिटी। इस स्टेट ऑफ नेचर में, नेकेड सिचुएशन में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट है। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर जाएगा, कोई आपको एक्सप्लॉइट कर जाएगा। मिलिट्री पावर आप नहीं रखते, कैपेबिलिटीज़ नहीं रखते, तो आपको कोई और जो है सबडू कर जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं रखते, बाद में 50s के बाद इस पे बात हुई, तब भी कोई और आके आपको सबडू कर जाएगा। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म पहले एस्पेक्ट है रहा है सर्वाइवल। दूसरा स्टेटिज्म। स्टेटिज्म क्या है, दैट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, पावर अगेन, ठीक है। लेकिन डिफरेंट स्टेटिज्म, आइडियल वालों ने रियलिटी कुछ और तरीके से इस स्टेटिज्म की रियलिटी को एक्सप्लेन किया कि स्टेटिज्म कल्चर में, कल्चरल आइडेंटिटीज़ में है, स्टेटिज्म आपकी ट्रेडिशंस में है, स्टेटिज्म आपकी वैल्यूज़ में है। ज़रूरी नहीं है कि स्टेटिज्म आपकी मिलिट्री में हो, स्टेटिज्म आपकी कैपेबिलिटीज़ में हो टू इन्फ्लुएंस अदर्स। स्टेटिज्म इकोनॉमिक में भी है, स्टेटिज्म इंटेंजिबल रिसोर्सेज के अंदर भी है। आइडियाज़ ये ही तो फिलॉसफी से हमने देखा था जब हमने इसको समझने की, डाइसेक्ट करने की कोशिश की। सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस का तीसरा जो रियलिज्म में तीसरा एस है। तो 2P पावर एंड पोजीशन, 3S की कहानी है सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड स्टेटिज्म, या सर्वाइवल, स्टेटिज्म और सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी फर्स्ट।
किसको सिक्योर करना है आपने, पहले ये देखना है। मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम को जो आपको 1648 में मिला, आपकी टेरिटरी, उसको सिक्योर करना है, मतलब आपकी बाउंड्रीज। फिर किसको सिक्योर करना है, अपने इंस्टीट्यूशंस को। फिर किसको सिक्योर करना है, अपने गवर्नमेंट्स को। फिर गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपनी इमाम को सिक्योर करेगी, इंडिविजुअल को सिक्योर करेगी। नो, रियलिज्म ने स्टेट ऑफ नेचर पे बात की, ट्रेडिशनल कंसेप्ट से ले आए। थॉमस होब्स ने कहा स्टेट ऑफ नेचर जो है वो अनार्किक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस क्या इससे बात, इस पे पहले जो कोर में बात नहीं करती है कि हाउ स्टेट, दूसरी रीज़न इंटरनेशनल रिलेशन जो स्टडी करती है, फर्स्ट इज़ कि स्टेट कैसे जो है वार्स कैसे ओरिजिनेट होती हैं, उनकी ओरिजिन क्या है, और पीस कैसे मेंटेन किया जाता है। दूसरा जो काम इंटरनेशनल रिलेशंस करती है वो स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बिहेवियर्स को इंटरनेशनल अरीना डिसीजन मेकिंग में चेंज होने की कहानी की बात करती है, उसको भी स्टडी करने की कोशिश करती है। तो इंटरनेशनल सिस्टम अगर देखें तो वो अनार्की में है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो दूसरे इंडिविजुअल्स यानी कि बाकी स्टेट्स के बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं कर सकी। तो रियलिज्म ने कहा दैट इज़ रियलिटी, ऐसी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो स्टेट्स यानी कि जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को रेगुलेट कर सके। यही रियलिज्म हमें पॉलिटिकल फिनोमिना में, पॉलिटिकल साइंस में भी नज़र आई। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पर ड्यूरिंग रिलेशन, वार की ओरिजिन में इस बात को एक्सप्लेन करते हुए नज़र आता है। फिर ये देखता है कि कैसे स्टेट्स जो है अपने इंटरेस्ट बेस पे जो परमानेंट हैं, रियलिज्म कहता है नेशनल इंटरेस्ट ऑफ परमानेंट, ठीक है, इसकी बेसिस पे दुनिया की सारे स्टेट्स रियलिस्ट हैं। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लफ्ज़ मेंशन है, जब आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं कि आइडियोलॉजी आपके नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो रियलिज्म ये रियलिटी है। क्लियर जी। अब वार वो कहेंगे इनविटेबल है, स्ट्रगल फॉर पावर है, स्ट्रगल फॉर पोजीशन है, स्ट्रगल फॉर स्टेटिज्म है, ठीक है, तो वार इनविटेबल है, वार होनी है। इसका मतलब ये तो नहीं आएगा कि रियलिज्म ने आपको, हमने जब ये लिखते हैं जानबूझ के ही लिख देते हैं रियल एस्टेट्स, ठीक है, और कुछ हमें जो है एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था पेपर में, तो हम रियल एस्टेट्स, रियल फिनोमिना, रियल पर्सपेक्टिव इसके थ्रू लिख देते हैं। पहले तो ये तो समझें कि रियल एस्टेट्स ने ये नहीं कहा कि वार इज़ इनविटेबल का मतलब है कि अभी वो आपको एक तरीका बता रहे हैं, पहले ओरिजिन की वार की ओरिजिन की कहानी बता रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं हाउ टू मेंटेन पीस, क्या कर लो आप, ठीक है। आपको एक इंटरनेशनल सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको इवेंट्स पकड़ते हैं, उसको एक्सप्लेन करके देते हैं, उसकी वेरिएबल्स निकालते हैं, देन आपके फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दे देते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरीज़ ये तीन काम करती हैं, इवेंट पकड़ेंगी, चाहे वो लिबरलिज्म है चाहे वो रियलिज्म है, इवेंट पकड़ेंगी, उसको एक्सप्लेन करेंगी एंड फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देंगी। सेट ऑफ आइडियाज़, थ्योरीज़ की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी यहाँ पर। अब अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करें, सोशल साइंसेज की एकेडमिक डिसिप्लिन ने 1950 में एक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन को फेस किया कि भाई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बगैर, विदाउट फोकसिंग ऑन द सेकंड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी, सो आप किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन की फ़िलासफ़ी समझने के लिए एपिस्टेमोलॉजिकल मेथड को, कि व्हाट कैन बी अचीव, ठीक है, नॉलेज क्या है, आप किस हद तक अचीव किया जा सकता है, कैसे अचीव किया जा सकता है, इसके लिए जब तक आप ऑन्टोलॉजिकल मेथड्स में डिडक्शन और इंडक्शन नहीं करेंगे, इंड्यूस नहीं करेंगे और डिड्यूस नहीं करेंगे, दैन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का दूसरा जन्म, इसको जो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना हो तो दो फेजेस में बड़ा अच्छे से समझ आता है बेसिक्स में, कि पहला फेज़ 1920s से लेकर 1950s तक है, जहाँ हमें ट्रेडिशनल थ्योरीज़ की कहानी नज़र आती हैं, चाहे वो हैंस से मॉर्गेंथियो की पॉलिटिकल रियलिज्म में हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास आइडियलिज्म की कहानी वुडरो विल्सन के साथ हो। 50s के बाद हमें इंटरनेशनल रिलेशन दोबारा एपिस्टेमोलॉजी के पास जाते हुए नज़र आती है फॉर ऑन्टोलॉजिकल मेथड्स, और इसको हमने
इससे क्या फ़ायदा हुआ? इंटरनेशनल रिलेशंस को क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले इस एकेडमिक डिसिप्लिन को क्या फ़ायदा हुआ? इस एकेडमिक डिसिप्लिन, ये पहला सवाल होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप, नेचर जब हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है जी कि क्यों कम्प्लेक्स है इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह? तो कम्प्लेक्सिटीज़ इसके स्कोप में हैं, वाइडनिंग स्कोप है, ठीक है, रिसर्च पे रिसर्च हो रही है, एक्टर्स पे एक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर्स और फिनोमिना, इसकी जो डोमेन है वो ही इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। तो उसमें इसको चाहे वो पॉजिटिविस्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है या वो इंटरप्रेटिविस्ट के थ्रू कोशिश की जा रही है, इसकी डोमेन वाइडनिंग है, स्कोप वाइडनिंग है। अब हमें 50s के बाद, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में खाली चेंजेस नज़र नहीं आई, पॉलिटिकल साइंस में भी आई। पॉलिटिकल साइंस जो है पॉलिटिकल फिनोमिना में इंडिविजुअल से आगे की बात करता है। पहले वो इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट थी, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिटिकल फिनोमिना था, चाहे वो इंडिविजुअल लीडर के डिसीजन मेकिंग थी जो इन्फ्लुएंस करती थी। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कहानी इंडिविजुअल को बहुत सारे और सब्जेक्ट मैटर को इनकम्पास करती हुई नज़र आती है। एंड दैट वो रेवोल्यूशन जब हमने पॉल साइंस में भी देखी होगी, आप लोगों ने अगर जो पॉल साइंस के हैं, विकास भाई मेरे से बैठे हैं, डेविड ईस्टन की, ठीक है, बिहेवियरिज्म हमने देखा, और फिर उसके बाद जिब्राइल एलिमेंट को हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी साइंटिफिक रेवोल्यूशन को फेस करती है, जैसे दुनिया के बाकी सोशल साइंसेस ने किया। 50s में सोशल साइंसेस ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन को फेस किया। व्हाट इज़ न्यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? नाउ वी हैव अ फोर्थ स्टेप हियर। अब हमारे पास ऑन्टोलॉजी यूज़ हो रही है। अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम रियलिटी को साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू देखने की कोशिश नहीं करते, एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते, तब तक हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है, एक इन अ सेंस। बट डजंट मीन ट्रेडिशनल ख़त्म हो गई। ट्रेडिशनल आज भी एग्जिस्ट करती हैं जब उन इवेंट्स में उन वेरिएबल्स की अकरेंस नज़र आती हैं, पावर यूज़ करते हुए कोई स्टेट नज़र आती है, डिसीजन मेकिंग के अंदर किसी और को इन्फ्लुएंस करते हुए कोई स्टेट नज़र आती है, जियोपॉलिटिक्स की कहानी जब हमें नज़र आती है, रिसोर्सेज की सिचुएशन जब हमें नज़र आती है, ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ीज़ और ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस फिर हमें एक्सप्लेन करती हुई नज़र आती है। फ़िलासफ़ी ऑफ IR वहाँ जाती है। लेकिन जब हम 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को देखते हैं, लाइक एनवायरनमेंट, जो 1950s के बाद की मरहून मिन्नत हैं, जैसे इकनॉमिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, IPE पे बात करते हुए नज़र आता है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी हो गया, इंडिविजुअल फेमिनिज़म तो 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के स्टार्ट में भी नज़र आई, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में 70s के बाद आई। क्यों? क्योंकि अब फ़िलासफ़ी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिविजुअल्स को ऐड करती है। ये इंडिविजुअल जो वुमेन है, न्यू मार्क्सिज्म हमें नज़र आई क्रिटिकल थ्योरी की बेस पे। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्रिटिकल थ्योरीज़ की हमने हेडिंग में देखा है, सिलेबस में देखें तो लास्ट जो सेकंड हेड है उसका लास्ट पार्ट ही फेमिनिज्म है, क्रिटिकल थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म है। अब ये क्या चीज़ें हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म, critique on traditional approaches, not on realism only, but on traditional approaches of international relations, that reality, social constructivism, social constructionism से निकली थी, social sciences की, sociology में भी है, social constructionism, reality is constructed, आपने reality को construct किया। constructivism अगर हम देखें तो ये क्रिटिक है उन ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कि आपने अपनी हेजेमनी, जिसको एक्सप्लेन करते करते हेजेमनी बना दी, थ्योरीज़ की भी इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने हेजेमनी बना दी, वो क्रिटिकल थ्योरीज़ पे क्रिटिक करते हुए नज़र आई कंस्ट्रक्टिविज्म। लेकिन हम इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है, थोड़ा सा मेहनत करते नहीं, हमने कंस्ट्रक्टिविज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ना शुरू कर दिया, इस वर्ड को देखा ही नहीं कि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का एकेडमिक डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेज में क्या रोल है। सोशल साइंसेज में अब इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कहती है कि भी रियलिटी आपने कंस्ट्रक्ट की है। अलेक्जेंडर वेंडिट एक खूबसूरत सा फिक्रा कह के सारी बात एक्सप्लेन कर देते हैं कि अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। अनार्की इज़ व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, कि मतलब जो आपने नेचर यूज़ की थी
जिसको रियलिटी के तौर पे आपने एक्सप्लेन किया था कि भाई वो नेचर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो आपका अनार्किक है, तो आपने वो थी जिस पे आपने स्टेट्स ने गेन किया पावर को और स्टेटिज्म को, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ यूज़ करके दूसरों को इन्फ्लुएंस किया। लिबरलिज्म वालों को कहा, आपने भी एक्सेप्ट किया था कि यस ये है, लेकिन इकोनॉमिक पावर्स के पास कैपेसिटी है कि वो वार को अवॉइड कर सकती है, ठीक है, अगर आप ट्रेड करेंगे। तो आपने भी अनार्की को यूटिलाइज़ किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्टिविज़म। अब सबसे पहले हिट किसको करती है? रेशनेल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यही काम पोस्ट मॉडर्निज्म भी करते हुए नज़र आती है, लेकिन स्टार्ट थोड़ा सा अलग है। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है जी? इट इज़ अ कंसेप्ट बियॉन्ड स्टेट्स। इन इंटरनेशनल रिलेशंस पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ कंसेप्ट बियॉन्ड स्टेट्स। वैसे देखें तो आर्ट्स के साथ इसका ताल्लुक है, फिलॉसफी को समझे बगैर हम जो हमारे पास ऑन्टोलॉजी एक्सियोलॉजी है, वैल्यूज़, और जो हमारे पास मेटाफिज़िक्स का दूसरा पोर्शन है जिसमें आइडियलिज्म को यूज़ किया, हम पोस्ट मॉडर्निज्म इस तरीके से बेहतर समझ नहीं सकते। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ अ कंसेप्ट बियॉन्ड स्टेट्स। व्हाई? नाउ इट इज़ बेसिकली helping international relations to include, to encompass other individuals in its domain, या अपनी एकेडमिक डिसिप्लिन की डोमेन में बाकी इंडिविजुअल्स को ऐड करते हुए नज़र आए। हाँ ठीक है, आज आफ्टर पोस्ट कोविड-19 जो हम एक और लेक्चर देखेंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म को भी क्रिटिक हो रही है ट्रेडिशनल थ्योरी से, और इसकी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठ रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निटी जो है उस पर, उसकी एग्जिस्टेंस पे खतरा है। लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निज्म और कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है? ये कहानियाँ हैं हमारे पास जब सोशल कंस्ट्रक्शन की गई, कि आपने रियलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट किए। अनार्की रियलिटी नहीं थी, आपने कंस्ट्रक्ट करके दी है। अब ये बड़ी मज़े की बात करते हैं, कहते हैं जी स्टेट्स जो हैं उन्होंने, जब आपकी वेस्टफेलियन सिस्टम ने नेशन स्टेट सिस्टम का जो कंसेप्ट दिया था, क्या स्टेट्स रियल में एग्जिस्ट करती हैं? डू दे हैव द रियल बाउंड्रीज? और ये पहली दफ़ा फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन पोज करने की कोशिश करती हैं। द वे फॉरेन पॉलिसी यूज्ड टू बी, कि लेट्स से अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं और अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, फॉरेन पॉलिसी की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि इट इज़ बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसीज़ एट योर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब यस ये ट्रू है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज़म और पोस्ट मॉडर्निज्म कहती है कि फॉरेन पॉलिसी रेशनल, पहले तो रेशनल ऑफ आईआर पे क्वेश्चन है कि ये सोशल साइंसेस का डिसिप्लिन है भी से नहीं। दूसरा ये है कि फॉरेन पॉलिसी जब आपकी स्टेट्स ही एग्जिस्ट नहीं करती रियलिटी में, ये हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज आपने डिफ़ाइन की हुई हैं, आप मैनिफेस्टेशन ऑफ डोमेस्टिक बाउंड्रीज कहाँ कर रहे हैं? आपने जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ किया है ट्रेडिशनल अप्रोचेस वालों ने, वो कंस्ट्रक्टेड था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी। रियलिटी की डेफिनेशंस कुछ और भी हैं। रियलिटी ओनली वो नहीं थी। स्टेट्स आर नॉट ओनली एक्टर्स, स्टेट्स आर नॉट ओनली इंडिविजुअल्स। जैसे हमने कहा कि तीनों में, पॉल साइंस, फिलॉसफी और इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिविजुअल बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन कौन इंटरप्रेटिविस्ट मॉडल में इंडिविजुअल को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है? ये कहते हैं, आपने कहा स्टेट्स आर ओनली इंडिविजुअल्स। नहीं भाई, स्टेट्स आर नॉट ओनली एक्टर्स, देयर आर सर्टेन अदर एक्टर्स। कौन से हैं वो? जो इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन थोड़ी सी इम्प्रूव कराई कंस्ट्रक्टिविज़म ने, जो बन गई बेहतर तरीके से कि रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, अमंग स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स भी ऐड होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन में। अब इसका मतलब क्या है? फिलॉसफी की वो बात जिसमें आइडियलिज्म में ये कहा गया था, प्लेटो ने ये कहा था कि आइडिया भी रियलिटी होता है, कंस्ट्रक्टिविज़म ये बात करती है। लेकिन कहाँ से? विद इन द साइंटिफिक एपिस्टेमोलॉजिकल मेथड के आइडियाज़ भी रियलिटी होती हैं। अब रियलिज़म वाले ने फ़ौरन साइंटिफिक रियलिज़म पे बात शुरू कर दी, हमें स्ट्रक्चरल रियलिज़म का कंसेप्ट नज़र आ गया, नियो, उस पर स्टडी की गई, ठीक है। और देखें जी कैसे रेशनल चेंज हो रहा है। द बेसिस, रियलिज़म कहती थी इंटरनेशनल सिस्टम दैट इज़ रियलिटी,
नेचर, अनार्किक है, वार इनविटेबल होगी, पावर फिनोमिना है सिस्टम का। अब नियो के कंसेप्ट में या स्ट्रक्चरल रियलिज्म में इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है कि इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन विच कंपेल स्टेट टू डू सर्टन एक्शंस, टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस इन इंटरनेशनल अरीना। आइदर वो पावर के डोमेन में बेस हैं, आइदर वो इकोनॉमिक पावर में है, पॉलिटिकल पावर में है, मिलिट्री पावर में है, बट इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम विच कंपेल स्टेट्स टू डू सर्टन एक्शंस। नियो के कंसेप्ट में यही नज़र आई। जॉन मैर्शी मेयर और हैंसे मॉर्गन्थ्यू, अगर हम देखें अलेक्जेंडर केनेथ एंड वार्ड्स, मैन द स्टेट एंड वार के बाद इसी पे हमें साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ लगाते हुए नज़र आते हैं। मैन द स्टेट एंड वार, केनेथ एंड वार्ड्स ने जो लिखी थी, ठीक है, वो इसके बाद नियो का कंसेप्ट आया, एक बन गई डिफेंसिव रियलिज्म, सेकंड इज़ ऑफेंसिव रियलिज्म। व्हाट इज़ डिफेंसिव? क्या ये अपनी ओरिजिनल रियलिटी से पीछे हटी? नो, कहती हैं पावर इज़ नॉट फर्स्ट, स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करें। डिफेंसिव रियलिज्म गिवन बाय हैंसे मॉर्गन्थ्यू कि स्टेट्स अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करें, अलाइज जियोपॉलिटिक्स के अंदर इन प्लेन्स के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, स्टेटिज़म के लिए सिक्योरिटी फर्स्ट। ऑफेंसिव में कहा गया जॉन जे मैर्शी मेयर, ठीक है, कि भाई स्टेट्स अपनी पावर मैक्सिमाइज़ करें। अलाइज कोल्ड वार में हमें ये पॉलिटिक्स नज़र आई, सीटो सेंटो में हम जाते हुए नज़र आए, वारसा पैक्ट स्टेट्स देखें, हमने देखा कि ये वारसा पैक्ट सीटो सेंटो में क्या हो रहा है, अलाइज की पॉलिटिक्स हो रही है जियो पॉलिटिक्स में, ठीक है। दैट इज़ नियो का कंसेप्ट, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। नेटो बनता हुआ नज़र आ रहा है फॉर सिक्योरिटी, किसी के लिए आपको कोई स्टेटिज़म परसू करते हुए नज़र आ रहा है। फिर मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की स्ट्रगल नज़र आ रही है, उसके साथ साथ आपको एडवांसमेंट, सोफिस्टिकेशन भी नज़र आ रही है इसी एरा में। अब जब हम ये किसकी मरहून मिन्नत है जी? ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, ठीक है, जो स्कोप और इसका विजन एक्सपेंड करती है। अब हम अगर देखें पोस्ट मॉडर्निटी, जैसे हमने कहा कि इट इज़ बियॉन्ड स्टेट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कहती है कि आइडियाज़ बड़े इंपॉर्टेंट। और बड़ा एक सिंपल सा सवाल है जी जो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ कि भाई वेस्टर्न लीडर्स जो इंडिविजुअल्स हैं, आइडेंटिटी जो एक पर्सपेक्टिव है इंटरनेशनल रिलेशंस का, भी मैं आपको 4 पर्सपेक्टिव्स भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसके बाद हम एक गप लगाएंगे कि क्या डिफरेंस है आईआर का करंट अफेयर्स के साथ, फिर आपसे कुछ 1-2 सवालात लेंगे कि अगर वेस्टर्न लीडर्स डेमोक्रेसी का वर्ड यूज़ करते हुए नज़र आते हैं, वाई नॉट ईस्टर्न लीडर्स लाइक रशिया और चाइना के लीडर्स ये वर्ड यूज़ करते हुए क्यों नज़र नहीं आते? क्योंकि आइडिया, इस पॉलिटिकल कंसेप्ट में भी पावर है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट में भी पावर है, ये आपको यूज़ करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अब फेमिनिज़म देखें तो इंडिविजुअल्स को ऐड करती है जी। 21st सेंचुरी में इकोलॉजिज़म नज़र आई जो एक और पर्सपेक्टिव ऐड करती है कि एनवायरनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। ट्रेडिशनल वालों ने बेड़ा कर दिया, एनवायरनमेंट को इग्नोर करके, नेचर, पावर, स्टेटिज़म पे बहस करके इकोलॉजिज़म नज़र आई। फेमिनिज़म ने कहा कि भाई आपकी फेमिनिज़म इन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या कहती है? फेमिनिज़म इंटरनेशनल रिलेशंस में कि भाई आपकी पावर्स पॉलिटिक्स में दुनिया की जितनी भी ट्रीटीज़ हुई, यूट्रेक्ट हुई, वियना कांग्रेस हुई, वर्साय हुई, याल्टा हुई, वुमेन कहाँ है? ऐसा इंडिविजुअल पावर क्या मैस्कुलिन है? बात फेमिनिज़म ने भी जो बेसिक इंटरनेशनल रिलेशंस की कहानी है उससे पीछे नहीं हटी। वो उन्होंने क्वेश्चन किया ऑन पावर कि पावर क्या मैस्कुलिन है? डिसीजन मेकिंग में हम कहाँ हैं? आपकी वार, डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो इंटरनेशनल एरिना में जो डिसीजन मेकिंग हो रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स में, उसमें वेयर आर वुमेन, वही कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द वर्ल्ड बॉडी। डेमोग्राफिक अगर हम देखें डेमोग्राफिकली तो हम हैं कहाँ? लेकिन क्या मतलब हमने फेमिनिज़म यहाँ वी हैव ए क्रिटिक फ्रॉम
John Mershimere as well as from Joseph and I on this simple question कि भाई क्या आपके पास, हमने तो नहीं कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस की ट्रेडिशनल थ्योरीज़ ने कभी भी ये रेशनल दिया नहीं कि जो पावर है वो मैस्कुलिन है। ठीक हो गया। अब इंटरनेशनल रिलेशंस की जो हमने ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस देखी हैं, एक और भी है यूनिवर्सल अप्रोच। यूनिवर्सल अप्रोच क्या है जी? यूनिवर्सल अप्रोच आपको नेचुरलिस्ट से मिलेगी। अगर आपका इंटरनेशनल लॉ है, आपने नेचुरलिस्ट पढ़े हैं, ठीक है, जो थ्योरेटिकल डोमेन है, वो जो हर दौर में अफादियत रखते हैं अपने वैल्यूज़ की, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। जस्टिस आइडियलिज्म वालों के लिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। पावर थियोसडाइट से शुरू हुआ एंशियंट टाइम में, आज भी 2020 में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। ये यूनिवर्सल ट्रेडिशन हमें नज़र आई। 4 पर्सपेक्टिव्स हैं जी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमें नज़र आते हैं। पहला है सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव। अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली इट इज़ अबाउट एक्शंस ऑफ स्टेट्स। सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशंस में केनेथ एंड वार्ड्स की मरहून मिन्नत है। बाद में इसको हेनरी आर नाउ ने पर्सपेक्टिव्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्सप्लेन किया, बट लेवल्स ऑफ एनालिसिस में केनेथ एंड वार्ड्स ने इसको जो है एक्सप्लेन किया, एंड दैट इज़ सिस्टमैटिक। पहला जो सिस्टम लेवल है वो स्पेसिफिकली स्टेट पे है। की वेरिएबल सिस्टम लेवल के अंदर पावर है, ठीक है। एनालिसिस करने का तरीका कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में बिहेवियर्स जो हैं वो स्टेट्स के आपके चेंज होते हैं, या कैसे इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स अपने बिहेवियर्स को यूज़ करती, आल्टर करते हुए भी नज़र आती हैं, या दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हुए भी नज़र आती हैं। तो इसका जो मेजर वेरिएबल है वो आपको पावर नज़र आता है। दूसरा है स्टेट लेवल। बेसिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद स्टेट, करैक्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, कि कैसे फॉरेन पॉलिसी में बिहेवियर्स काउंट होते हैं, कैसे सच फैक्टर्स लाइक जो स्ट्रेटजिक फैक्टर्स लाइक इकॉनमी जो है वो काउंट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्टेट की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। एंड ये जो आपका स्टेट लेवल है ये क्वेश्चन करता है हाउ से, जो स्ट्रेटजिक आपकी इन्वायरमेंट, आपका इकॉनमी, इनके वेरिएबल्स ये हैं, और स्टेट का करैक्टर कैसे फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर सकता है, और फॉरेन पॉलिसी कैसे स्टेट के करैक्टर को भी काउंट कर रही होती है। दैट थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। लेवल्स ऑफ एनालिसिस यूज़ होता है। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल क्या बात करता है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव या इंडिविजुअल एनालिसिस से ऊपर है कि हाउ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस इन्फ्लुएंस स्टेट्स, ठीक है, स्टेट के एक्शंस को और स्टेट के बिहेवियर्स को कैसे ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस करती हैं, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बेसिस पे देखा जाए इनको, या जो है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में इनको देखा जाए कि ये स्टेट्स को कैसे, इनके बिहेवियर्स को कैसे रेगुलेट कर रही होती हैं। एंड द लास्ट इज़ इंडिविजुअल लेवल। ये भी क्लासिकल कंसेप्ट है जी इंटरनेशनल रिलेशन में। जो लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं उसमें इंडिविजुअल लेवल, लीडर ऑफ द स्टेट। प्लेटो क्या इस इंडिविजुअल लेवल पे क्लासिकल ट्रेडिशंस में बात करता नज़र नहीं आता है फिलोसोफर किंग। इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसी इंडिविजुअल लेवल के लिए वहाँ से हेल्प आउट लेता है कि पावर एंड रैशनैलिटी लीडर की काउंट होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, खाली रैशनैलिटी नहीं, पावर एंड रैशनैलिटी। तो प्लेटो का फिलोसोफर किंग भी तो यही है, पावर भी रखता है, रैशनैलिटी भी रखता है, और फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस को अचीव करने में इंडिविजुअल। आज क्या पोस्ट मॉडर्निस्ट इस बात पे यस इंडिविजुअल लेवल को देखें तो इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, और इंडिविजुअल चाहे वो लीडर हैं, चाहे वो आपकी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के कुछ इंडिविजुअल्स हैं। तो आप देखें दुनिया में जितने भी अप्रोचेस फॉर पीसेस इंटरनेशनल रिलेशंस का हेड है, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, और इंटरनेशनलिज्म, इनमें 2 तो इंडिविजुअल लेवल के बगैर कंप्लीट ही नहीं है।
जब आप अफ़गान पीस प्रोसेस देखें तो आपको ज़ल्मे खलीलज़ाद नज़र आता है, और पाकिस्तान की तरफ से या जितने भी एक्टर्स इन्वॉल्व रहे इस पीस प्रोसेस में, क्या वो इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं कि फ्यू इंडिविजुअल्स डू हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ये भी यूज़ हो जाती हैं। क्या स्टेट की पास्ट में देखते हैं, हिस्ट्री में चले जाते हैं इसी लेवल ऑफ एनालिसिस को देखते हुए। क्या नेवाइल चैम्बरलैन ने 1939 में जर्मनी के साथ इंडिविजुअल ने ट्रीटी की कि भाई वो जर्मनी की नेवल कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं? व्हाट हैपेंड? ठीक है, इंडिविजुअल था, कैपेसिटी रखता था और कुछ ना कुछ एक्शन भी लिया होगा, लेकिन यूरोप वर्ल्ड वार 2 में इमर्स हो गया, इंडिविजुअल के लिए भी कोई इफ़ेक्ट हुए, नेवाइल चैम्बरलैन को भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया। ऐसे सदाम को क्या पता था कि भाई उसका ये अंजाम होगा जब वो कुवैत के साथ वार करता है। लेकिन अगर बेटर तरीके में देखें तो किसिंजर डिप्लोमेसी करते हुए एक इंडिविजुअल रोल, इन्फ्लुएंसिंग रोल प्ले करता है। यूएस चाइना की फ्रेंडशिप देखें, निक्सन देखें अगर तो हम, ठीक है, तो हमें वहाँ पर भी रोल प्ले करते हुए नज़र आता है, जो KSA में, सऊदी अरब में, ठीक है। ओबामा देखें, बुश देखें, आज व्लादिमीर पुतिन, दैट इज़, या जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट देख लें हम, तो हमें इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस से एक्शंस पता लग जाते हैं। दैट अब हेनरी आर्नाओ ने, ठीक है, इसको रिसेंटली अपनी पर्सपेक्टिव्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में लिखा है, बट ओरिजिनली दे आर एसोसिएटेड विद केनेथ एन वाट्स। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अब आपको थोड़ा सा तो आइडिया हुआ होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स से किस हद तक मुख्तलिफ हैं, और जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की फ़िलासफ़ी समझने की कोशिश करते हैं, उसके पॉलिटिकल फिनोमिनास को समझने की कोशिश करते हैं, तो कैसे ये बेसिकली आर इंटर रिलेटेड। लेकिन इनकी थ्योरेटिकल जो एजम्पशंस हैं, जो थ्योरीज़ की जो डेफिनेशन है, सेट ऑफ आइडियाज़, ठीक है, वो सेपरेट आइडेंटिटी भी रखते हैं। If you have any questions, you can ask. बुक्स का क्वेश्चन जी पहला आता है। पहले मुझे जो है पूछा, एक बच्चों ने मैसेज किए थे कि सर ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एक आध बच्चे ने मुझसे बुक्स का पूछा था। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मियां शफीक साहब से, सर से और सर वकास से, कि हम एक 4th जो या 5th लेक्चर होगा या 3rd लेक्चर होगा, जो भी हमें स्लॉट मिली, उसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, ठीक है, वो हम देख सकें। अब सिलेबस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी हैं? सिलेबस के लिए जी जॉन बेलिस है, जोशुआ गोल्डस्टीन है, ठीक है, जो 2 आपके पास नॉर्मैन की आपकी किताब है आपके पास, वो भी पढ़ी जा सकती है। और सिलेबस फर्स्ट जो इनिशियली जो बिल्कुल ही नवांस हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, उन्होंने सबसे पहले रियलिटी आपकी क्या है जी, ठीक है। अभी लेक्चर की ज़बान में अगर बताऊं, रियलिटी इज़ सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस फर्स्ट। लेकिन कैसे, कहाँ से, किन सोर्सेज से कंप्लीट करना है? एक आपके पास जो बुक हो जिसके अंदर सारा सिलेबस मेंशन हो, दैट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट आपने जो है सिलेबस कैसे, क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। दूसरी आपके पास कंप्लीट जॉन बेलिस हो गया, वो भी अच्छी किताब है, गोल्डस्टाइन की भी अच्छी किताब है, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा सा आयर 2 देखना है तो हेनरी भी अच्छा है, हेनरी आर्नाओ। बट इवन इन 21st सेंचुरी अगर आज हम बैठें तो हमारे पास रिसर्च पेपर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, क्योंकि एक प्रॉपर एकेडमिक डिसिप्लिन है, इसके जर्नल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है, इसके साइंटिस्ट अवेलेबल हैं, एक्सपर्टाइज रखते हैं इसकी, तो इसके हमें रिसर्च पेपर्स भी मिल जाते हैं स्पेसिफिकली दैट सब्जेक्ट रिलेटेड।
तो हमें कोशिश जो है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अगेन आई विल से रियलिटी ऑफ CSS का जो एग्ज़ाम है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिटी यही है कि पहले सिलेबस है, आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया है कि सर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। 3 से 4 तरीके हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि 3 से 4 एरियाज़ हैं। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 2 साल की डिग्री आपको 6 महीने में कराई जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एक खुद वाइड सब्जेक्ट है जिसकी मार्क्सिज्म और आपकी इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे अलग अलग डोमेन्स हैं। या इमैनुअल वालस्टाइन की जब हम IP पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वो एक अलग कहानी है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी देखें, ठीक है। तो ये एक 2 साल का सिलेबस आपको कन्फाइंड करके दिया गया है, 6 महीने में आपने बाकी सब्जेक्ट्स के साथ करना है, 6 महीने इसको भी नहीं लेने। तो फर्स्ट इज़, अगर आप CSS के एग्ज़ामिनर की रिपोर्ट्स देखें जिसको इग्नोर करके आप लोग मूव कर लेते हैं, वो रिपोर्ट ये हैं कि मेरे बच्चे को आर्गूमेंट्स तो आते हैं, मेरे एस्पायरेंट को मेरा एस्पायरेंट बेसिक डेफिनेशन जानता ही नहीं है, और स्ट्रेटेजिक कल्चर की डेफिनेशन उसको पता नहीं है, वो आगे बात करना शुरू कर देता है। डेटरेंस की कहानी, डेटरेंस लफ्ज़ का मतलब ही उसको नहीं पता, वो उस पर एक्सप्लेन करने शुरू कर देता है। सिक्योरिटी डायलेमा, प्रिजनर डायलेमा जैसी डेफिनेशंस वो नहीं जानता। इंडिया पाकिस्तान का मैं सवाल देता हूँ, वो से कह देता है कि भाई ये दोनों सिक्योरिटी डायलेमा में मौजूद हैं। यहाँ से वो जो है एक फ़िलासफ़र किंग बनने की कोशिश कर देता है। तो एग्ज़ामिनर यहाँ आपको पकड़ता है कि भाई आप बेसिक्स तो जानते नहीं हैं। हर सब्जेक्ट की, हर एकेडमिक डिसिप्लिन की एक स्पेसिफिक वोकैब होती है जी। उन वोकैब को जाने बगैर, फिर सही तरीके से यूज़ किए बगैर आप जो है स्कोर नहीं कर सकते। तो स्कोर करने का तरीका यही है। इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे उस्ताद मेरे से, सर वकास हैं पॉल साइंस के, मेरे से एग्री करेंगे इस बात पे कि जब तक स्पेसिफिक वोकैब आपके पास नहीं होती, इट इज़ नॉट ईजी टू स्कोर। ठीक हो गया। तो आपकी वोकैब इंटरनेशनल रिलेशंस की एक एकेडमिक डिसिप्लिन है और उसकी एक वोकैब है। आपके पास वोकैब क्या है जी? आपके पास बेसिक्स, पूरे सिलेबस की बेसिक्स पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस। ठीक हो गया। लेट्स से जब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ? फ़र्ज़ करें एक स्ट्रेटेजिक कल्चर का क्वेश्चन आ जाता है जी। इंडिया पाकिस्तान आया था 2020 में। स्ट्रेटेजिक कल्चर्स के, पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कल्चर्स के क्या वेरिएबल्स हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स बताएं। और पास्ट में 2019 में आया कि स्ट्रेटेजिक कल्चर कैसे चेंज, इंडिया ने एक डिसीजन लिया है, ठीक है, MTCR में उसकी मेंबरशिप हुई है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में। उसका साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर पे क्या असर पड़ेगा। हमने सवाल पे एनालिसिस दे दिए जी, चेंज होगा नहीं होगा, डिटर्मिनेंट्स ये हैं। स्ट्रेटेजिक कल्चर भूल गए कि ये सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस की किन स्टडीज़ में काउंट होता है। स्ट्रेटेजिक कल्चर की डेफिनेशन क्या है, किस बंदे ने इस पे बात लिखी। हम जीन जॉनसन, बैरी बोजन, अगर हम नहीं, थोड़ा सा हमने इसका बारे में नहीं पढ़ा हुआ बेसिक्स जब हमने सिलेबस प्रिपेयर किया था, ठीक है, तो हम उस इंडिविजुअल की बात ही नहीं समझा सके। फिर एनालिसिस ठीक है हमने करने हैं, हमारा अपने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यूज़ होगी, हमारा अपना पर्सनैलिटी असेस हो रही है, हमारा एनालिटिकल अप्रोच यूज़ हो रही है। बट फर्स्ट आप एक क्वेश्चन को बेस बिल्ड करते हैं कि उसने जो पूछा है स्ट्रेटेजिक कल्चर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का पार्ट है, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। वो आप डिफ़ाइन करें, उसके लिए कहाँ डिफ़ाइन करनी है, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चे होते हैं जी, सवाल आया, आपने इंटरनेशनल आंसर किया, पहली हेडिंग बना दी स्ट्रेटेजिक कल्चर। नहीं, इंट्रो इज़ द इंट्रो ऑफ योर क्वेश्चन। जो उसने आपसे पूछा है तो इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रो देना है क्वेश्चन का। जो आपका आंसर होगा ये एक फ्रेमवर्क देगा कि मेरा आंसर मैं क्या डिस्कस करूँगा, कितना होना चाहिए। पूरे सफ़े भी नहीं भरते, 2 सफ़े भी नहीं भरते, स्पेसिफिक 7 से 8 लाइंस का होता है। बैलेंस अच्छा पेपर एग्जामिनर को जितना इजी करेंगे वो आपको उतना स्कोर करेगा, उसके लिए जितनी मुश्किलात खड़ी करेंगे उतना वो आपके लिए जो है वो उतना आपके लिए स्टेट ऑफ नेचर समझ के लेविथान बन जाएगा, आपको स्कोर नहीं देगा।
दूसरा पार्ट है आप बेसिस बनाते हैं कि भाई मैं अपने आंसर, अपने एनालिसिस की बेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक कल्चर की डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ पाकिस्तान बता रहा हूँ। इंडिया ने MTCR का डिसीजन लिया है, इंडिया MTCR की मेंबरशिप लेता है, स्ट्रेटेजिक कल्चर एग्जामिनर ने ज़रूर पूछा है पाकिस्तान का क्या है, आप इंडिया का उस डॉक्ट्राइन को तो एक्सप्लेन करके दें उसको 2, 4, 5 लाइनों में। फिर साउथ एशिया सिस्टम एक लेवल नहीं दे रहे आप क्वेश्चन के अंदर, लेवल्स ऑफ एनालिसिस की बात ही नहीं कर रहे। साउथ एशिया में दोनों मेंबर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, ठीक है, दोनों रियलिस्ट भी हैं, दोनों नियो रियलिस्ट भी हैं। चलो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हैं, हमारे लिए आइडिया इंपॉर्टेंट पीस का पहले करता है, ज़रूरी है हमने कहना है। साउथ एशिया की आप उसको ये डोमेन तो एक्सप्लेन करके दें कि साउथ एशिया का इंटरनेशनल, साउथ एशिया का स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आप नियो की कहानी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप साउथ एशिया का पॉलिटिकल सिस्टम तो बताएं उसको। फिर हमारा ये स्ट्रेटेजिक कल्चर बनना क्यों है? स्टेट्स ने अपनी मिलिट्री की इस कैपेसिटी को यूज़ करने, एबिलिटी टू यूज़ मिलिट्री ऑन सर्टन वेरिएबल्स, किस तरीके कब ये चेंज हो, फिर उसको ये बताएं कि क्यों ये इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटी स्टडीज़ से स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की तरफ कैसे मूव हो गए, कब स्टडी किया जा रहा था, थोड़ा सा डीप स्टडी, थोड़ी सी, ठीक है, कि भाई जब आप कोल्ड वार में सबसे पहले USSR के स्ट्रेटेजिक कल्चर को स्टडी कर रहे थे ड्यूरिंग एतांत, फिर उसके बाद फ़ौरन दितांत हो गया, कैसे एक्शंस स्टेट्स के चेंज होते हैं। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको ये जब तक एक्सप्लेन करके देता है तो उसके लिए आपको कहानी बताता है। स्टार्ट किया हमने, ओरिजिन कैसे हुई, वार की, स्टेट्स के एक्शंस कैसे चेंज हो जाते हैं, बिहेवियर्स कैसे चेंज हो जाते हैं। दिस इज़ स्ट्रेटेजिक कल्चर। क्या आपका बिहेवियर चेंज हो, एग्जामिनर पूछ रहा है आप बताओ अब आपका बिहेवियर चेंज होगा, तो आप डिटर्मिनेंट्स देते हो, ज़रूरी नहीं उसको एक्सप्लेन करने, उसने बुलेट्स इस दफ़ा जो चलो पूरा सवाल था स्ट्रेटेजिक कल्चर के डिटर्मिनेंट्स का, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं एक अच्छी लेंथ में। फिर आप 2019 में उसने पूछ लिया था MTCR के साथ, उससे पहले करंट अफेयर में पूछ लिया था आर्याद का, लेकिन वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है, लेकिन आप बिल्कुल बेसिक से उसकी केस बिल्ड करके देते हो। फिर आप एनालिसिस देते हो जी कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ, अच्छा सा रेफरेंस ज़रूरी होता है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपने ये किताब ये पढ़ा कहाँ से है, आपने एनालिसिस जो बिल्ड किया है, ये मुझे केस स्टडी दे रहे हैं, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की एकेडमिक डिसिप्लिन का कोई साइंटिस्ट इस बात की बात करता है कि नहीं करता, इसके एक्सपर्टाइज है, बैरी बोल्जन ने इस पर बात की हुई है, डिफरेंट इंडिविजुअल साइंटिस्ट ने इस पर बात की हुई है। आपने कहीं ना कहीं से वो आपकी इस बात से एग्री करता है, या आपने उन दोनों 3 व्यूज़ में से किसी का व्यू लिया है? साथ में ये भी देखा है कि सिंस 1947 सिक्योरिटी कल्चर कैसे स्ट्रेटेजिक कल्चर में बदल गया, और फिर आप कंक्लूड करते हैं डिटर्मिनेंट्स दोबारा यूज़ करते हैं उस कंक्लूजन में थोड़ा थोड़ा, और अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, ये एक और तरह का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आ जाता है जी मिडल ईस्ट पे, क्वेश्चन आ जाता है सीरिया पे आ जाता है, या ईरान, किसी भी सिचुएशन पे क्वेश्चन आ जाता है। अब आपने उस क्वेश्चन का आंसर ही जो है सबसे पहले मिडल ईस्ट के पॉलिटिकल, सबसे पहला तरीका इंट्रोडक्शन आपके सवाल का, फिर आपने मिडल ईस्ट के पॉलिटिकल सिस्टम, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, क्लासिकल, अगर आप थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्निज्म में आ रहे हैं तो फिर, या साइंटिफिक मेथड में आ रहे हैं तो फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ जो सिस्टम है वो उसका एक्सप्लेन करेंगे, मिडल ईस्ट का है क्या, फिर 3 पर्सपेक्टिव लेके चले। सिस्टमेटिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है, स्पेसिफिक टू स्टेट्स, ठीक है। स्टेट लेवल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि भाई वाई इज़राइल इज़ डूइंग दिस, वाई ईरान इज़ डूइंग दिस, वाई टर्की इज़ डूइंग दिस, ठीक है, वाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ डूइंग दिस, वाई KSA इज़ डूइंग दिस। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो
एबिलिटी रखते हैं स्टेट्स की डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाने के लिए। तो कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स भी वहाँ, कुछ ग्रुप्स भी मौजूद हैं, ग्रुप्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं IR में, उसको एक्सप्लेन करते हैं। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में रियलिटी ऑफ मिडल ईस्ट बताते हैं, वार की, पॉलिटिक्स की, रिसोर्सेज की, हेजिमनी की, स्टेट ऑफ नेचर की। आइडियल पर्सपेक्टिव में रियलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को पुश करते हैं कि वो बिहेवियर्स रेगुलेट करने के लिए, नहीं किया, फेल हो गए, कर सकती हैं। लॉ की बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो गया। कंस्ट्रक्टिविज़म के बाद जाएंगे कि भी आप देखेंगे कि सिंस इस टाइम से, जिस टाइम से इसकी ओरिजिन हो रही है, जहाँ से ये मसला शुरू हो रहा है बालाकोट डिक्लेरेशन से, अब तक आइडिया ही यहाँ पर एक और प्रमोट किया गया है। फिर उसके बाद आप आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, देन आप सॉल्यूशंस की बात करते हैं। अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो आप सॉल्यूशंस पर्सपेक्टिव्स के थ्रू देते हैं उसको कि भाई किसके पास सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि रियलिज्म के पास सॉल्यूशन नहीं है, रियलिज्म के पास भी सॉल्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। लिबरलिज्म के पास सॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्टिविज़म के पास सॉल्यूशन है, फेमिनिज्म भी अपनी बात ऐड करता है। गिव हिम द कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन कौन से हैं? पीस मेकिंग के सॉल्यूशंस अलग हैं। आपने क्या किया है, आपने सिलेबस पढ़ लिया, इवेंचुअली आपने एक एनालिसिस ही नहीं किया कि मेरा सिलेबस 3-4 एरियाज़ पे डिपेंड करता है। मेरा सिलेबस में आधी बातें वार होने की हैं, आधी बातें वार अवॉइड करने की हैं। मेरे सिलेबस में आधी बातें डिसीजन मेकिंग की हैं, आधी बातें डिसीजन मेकिंग कैसे किए जाते हैं उसकी हैं। फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस पेपर 1 में नज़र आता है। वहीं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस तो चेंज नहीं हो रही, तो आप ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब पीस मेकिंग की सॉल्यूशन कहाँ है आपके पास? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के पास है। रेफरेंस किसने, ट्रेडिशनल अप्रोच है ये, कैंट ने दी थी। इंटीग्रेशन थ्योरी वालों के पास है। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या एप्लीकेबल है? यस, दे आर एप्लीकेबल। और अगर और कौन सी चीज़ें हैं, जब आप पोस्ट मॉडर्निज्म पे जाएंगे या कंस्ट्रक्टिविज़म पे जाएंगे तो भाई इन्वायरमेंट कॉमन प्रॉब्लम्स स्टेट्स को पुश करती हैं कि अपने बिहेवियर्स, अपने इंटरेस्ट चेंज कर सकें। कुछ चीज़ें आइडियलिज्म ने कहा था ये, और उसके बाद मॉडर्न कंसेप्ट में साइंटिफिक मेथड भी यूज़ हुआ। इंडिया पाकिस्तान अगर पीस प्रोसेस डिवाइस कर रहे हैं, जो नहीं मानते आपकी पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, मान ही नहीं रहे, स्टेट्स ही नहीं मान रही, तो एग्जामिनर को बार बार पॉलिटिकल सॉल्यूशंस दे रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। तो जब स्टेट्स ही नहीं मान रही इंटरनेशनल रिलेशंस में, एग्जामिनर क्यों माने? तो एग्जामिनर को आपने दूसरी बातें भी करनी है कि भाई यहाँ पर पॉवर्टी, नॉन स्टेट एक्टर्स थ्रेट्स हैं दोनों को, क्लाइमेट चेंज थ्रेट है, वाटर स्कार्सिटी थ्रेट है, इनकी एग्जिस्टेंस को सर्वाइवल इसके बगैर कैसे होगी? अगर ये रियलिटी हैं दोनों स्टेट्स की, तो सर्वाइवल ये स्टेट एक्ट, नॉन स्टेट एक्टर्स थ्रेट पोज करते हैं, इसके बगैर दोनों की सर्वाइवल कैसे हो? इसके लिए पुश कैसे करना है? देन आपके पास इंटीग्रेशन मॉडल है, बॉटम टू टॉप कैंट ने दिया था कि पहले आप कुछ एरियाज यूज़ करते हैं, फिर वो स्पिल ओवर प्रोड्यूस करता है। दूसरा, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पीस की सलूशन देता है कि भाई आप सबसे पहले सिक्योरिटी को कोर से निकाल दें, हायरार्की ऑफ इश्यूज़ रिमूव कर दें, फिर जो फंक्शनलिज्म की अप्रोच लेके चलें कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स यूज़ हो रहे हैं ऑफ दैट इशू, फिर आप सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिकल इंडिविजुअल लीडर्स को भी यूज़ करें क्योंकि इंडिविजुअल लेवल इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी इंपॉर्टेंस है। फिर आप बात करके देखें, ठीक हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा देखेंगे। किसी का कोई सवाल है कि क्या टाइम हो गया है? 11:30। तो किसी का सवाल जी? चलें, अपना अपना ख्याल रखिएगा। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच मोहसिन, थैंक यू शकूर। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उस पर अनाउंस करेंगे हम। फर्स्ट लेक्चर जो था बेसिकली हमने स्टार्ट किया, मैं कंक्लूड करूं लेट आने वालों के लिए।
कि रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। फिर हमने इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स के दरमियान क्या डिफरेंस है वो देखा। फिर हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफरेंट कंसेप्ट्स में, ट्रेडिशनल मॉडल्स में देखा, इसकी एकेडमिक डिसिप्लिन्स थ्योरेटिकल डोमेन्स में देखने की कोशिश की। एक ओवरव्यू था, ठीक है। या नेशन स्टेट सिस्टम, अच्छा जी, नेशन स्टेट सिस्टम 1648 का है। जब मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की बात करते हैं 1920s, आफ्टर ओरिजिन ऑफ या एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम शुरू होता है, जब ऐड होते हैं, एक नया एक्टर ऐड होता है, और अब हम मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्निटी की बेसिस पे बात करेंगे तो हम नेशन स्टेट सिस्टम की बात करेंगे विद इन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट। जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो वे टॉकिंग अबाउट मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, ठीक है, प्लस बियॉन्ड स्टेट कंसेप्ट। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग चीज़ें हैं। इंटरनेशनल लॉ इज़ समहाउ डोमेन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। लॉ है जैसे बॉडी है एक ऐसी जिसके अंदर डिफरेंट भी एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, आप उनके बिहेवियर्स को रेगुलेट करने के लिए जो है अप्रोच है पीस के लिए, रूल्स प्रोवाइड करता है फॉर एमिकेबल रिलेशंस। अगर कोई स्टेट पावर यूज़ कर रही है, यूज़ ऑफ फोर्स कर रही है, उसको किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करता है। इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशंस की भी सब डोमेन है और इवन लॉ की भी सब डोमेन है। देखें जी, क्रिमिनोलॉजी, इसका क्वेश्चन मैं आपको आंसर कर सकता हूँ कि क्रिमिनोलॉजी और इंटरनेशनल लॉ में आप प्रिपेयर किस हद तक हैं, ठीक है। स्कोर प्लस आपकी प्रिपरेशन कैसी है। पास्ट 2 ईयर्स देखें तो इंटरनेशनल लॉ स्कोर नहीं दे रहा। उसकी रीज़न ये नहीं है कि उसके पास स्कोर नहीं है, स्कोर है उसके पास अगर आप इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर आपने उस तरीके से उसको कंप्रीहेंड किया हुआ है जो उस सब्जेक्ट की एक रिक्वायरमेंट है, देन स्कोर है। क्रिमिनोलॉजी में भी तब स्कोर है ना जब आपने क्रिमिनोलॉजी को जो है कंप्रीहेंड किया है पूरे टॉपिक, उन 4 एरियाज़ को, जिन 4 एरियाज़ के पूरा आपका पेपर ठहरा है 25-25 नंबर के। तो इस पे मैं ये नहीं कह सकता कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, लेकिन हाँ स्कोर दोनों में है इवेंचुअली आपको जब प्रिपेयर करना है। क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा कन्फाइंड है, ठीक है, सिलेबस कम है, कम टाइम में हो जाता है और अच्छा स्कोर मिल जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में सब्जेक्ट्स जो इसका स्कोप है थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको स्कोप समझना पड़ता है। थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, टेक्निकल भी है क्योंकि लॉ है, तो इसका मतलब है वो कैब और टेक्निकलिटीज़ जब तक आप नहीं इंक्लूड करते तो मुश्किल हो जाएगा। आयर फ्रॉम न्यू बिगिनर जी, सबसे पहले इंटरनेशनल जाएँ, सबसे पहले सिलेबस फॉलो करें, दैट इज़ रियलिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या, ठीक है, उसका स्कोप क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके बाद आए थ्योरीज़ क्या होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी क्या है। कोई भी एक अच्छी सी किताब, बैलेंस हो गया, गोल्डस्टाइन हो गया, आप इसे शुरू कर सकते हैं। आयर 2 एंड आयर 1 डिफरेंट थ्योरेटिकल डोमेन्स पे बेस हैं, ठीक है। आयर 2 देखें, आपको एक कंसेप्ट कहा गया होगा जी आयर 2 तैयार करें तो करंट अफेयर तैयार हो जाता है। करंट अफेयर तैयार ज़रूर हो जाता है, लेकिन आयर 2 तैयार करने से, करंट अफेयर तैयार करने से आयर 2 नहीं होती, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 2 जो है, अगर उसका सिलेबस देखें, फर्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री, ट्रेडिशनल थ्योरी, इवेंट पकड़ेंगे उस हिस्ट्री के, चाहे वो फाशिस्ट का आपकी मोज़ोलिनी की वो एक्शंस थे, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन में आपका बोल्शविक रेवोल्यूशन थी, ठीक है। लेनिनिज़्म वहाँ से क्या आज किस हालत में मौजूद है, उसके क्या इम्पैक्ट हुए बाद में आने वाले इंटरनेशनल रिलेशंस पे, चाहे वो आप नाज़िज़्म, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है नाज़ी के वो डिसीजन, हिटलर के कुछ डिसीजन थे। हिस्ट्री पढ़ने का भी तरीका है। आयर 2 का पहला सिलेबस, पहला पार्ट हिस्ट्री है। ट्रेडिशनल थ्योरी, इवेंट पकड़ेंगे, इवेंट एक्सप्लेन करेंगे एंड साथ में आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपने फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करके देना है। दूसरा पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशन बिटवीन 2 वर्ल्ड वार्स, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस आपका है, ग्लोबलाइजेशन है जो है, उसके बाद आपका फ्रांसिस और सैमुअल के थीसिस हैं।
देन आप आगे मूव करेंगे तो आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आएंगी, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। यहाँ पर पेपर 1 में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन है, पेपर 2 से ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। आगे मूव करेंगे तो आपके पास साउथ एशिया आ जाएगा जी। पीस पर्सपेक्टिव से स्टार्ट हो रही है कहानी, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, साउथ एशिया ऑलमोस्ट उसने पूछा है, डिफरेंट इशूज़ हैं, ठीक है। सो वो क्या है, ठीक है, बेसिक्स आपको पता चल जाती हैं किसी भी और सब्जेक्ट से, लेकिन आपने जिन लेंसेज़ के थ्रू देखना है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लेंसेज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ और लेंसेज़ भी हैं, ट्रेडिशनल लेंसेज़ भी हैं, ठीक है, साइंटिफिक लेंसेज़ भी हैं। हिस्ट्री के लिए कुछ लेंसेज़ हैं, कुछ ट्रेडिशनल लेंसेज़ हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ उस एरा में, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे चेंज हुए, ये एनालिसिस आपका है। बड़ा आसान सा तरीका होता है, आप जो है पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यूज़ करें या सिस्टम लेवल्स एनालिसिस, लेवल्स ऑफ एनालिसिस यूज़ करें। ठीक हो गया? यस, कंसेप्ट ऑफ IR बाय मार्टिन, दिस इज़ आल्सो अ वंडरफुल बुक फॉर बेसिक्स। ठीक है, ये भी अच्छी किताब है। आई थिंक टाइम 1 घंटा 35 मिनट हो गए, सेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। पॉल साइंस और IR, ज़ीरो प्रिपरेशन फ्रेश। अब IR वाला पॉल साइंस की बात करेगा तो इसके लिए एक सर मेशफीक साहब ने एक अच्छी सी डिबेट आप लोगों के लिए कराई है, IR वर्सेस पॉल साइंस। ग्रुप में देखें, नीचे भी होगा, और इसका लेक्चर यूट्यूब पे भी पड़ा है, उसके बाद डिसाइड करें। थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।